Hello everyone, welcome. So today we are going to discuss the new chapter, fifth one, quality. Some people believe that we should have number of things at our home. They don't believe that quality matters. ओके मतलब कुछ लोगों को होता है कि बहुत सारी चीजें हो, क्वालिटी कैसी भी हो चलेगा. ओके और इसी तरह से वो मार्केट में कुछ भी बाय करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वही चीज फॉलो करते हैं कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं होता कि क्वालिटी कैसी है. लेकिन सम पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्वालिटी एटलीस्ट तो बाद में तो ये पता चल ही जाता है कि क्वालिटी मैटर्स, कि एक चीज में अगर वो गुड क्वालिटी की है तो वी don't have to buy a number of things. That one thing will be durable for a long time. So today I am going to explain this chapter, fifth one, quality. What is there in the chapter? It is a story of a shoemaker. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist. मतलब अगर किसी, देखो हर कोई अपने अपने काम में माहिर होता है. अगर कोई अपने काम में एक्सपर्ट है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो उसको किसी और मैटर में देखने की जरूरत नहीं है और उसका काम हमेशा परफेक्ट होता है और हमेशा ही परफेक्ट होगा. और इवन जो क्लाइंट होगा ना, वो भी उससे हैप्पी होकर ही जाएगा और बहुत हद तक नेक्स्ट टाइम भी उसके पास ही आएगा किसी भी तरह के ऑर्डर के लिए. ये तो जो बिजनेसमैन है उनसे आपका, अगर आपके पेरेंट्स, आपके फादर बिजनेसमैन है, तो आप उनसे अच्छी तरह पूछ सकते हैं और पता चला सकते हैं कि क्वालिटी का कितना अहम रोल है. ठीक है. सो देयर इज अ मैन, मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन. एक मिस्टर गेस्लर है, एक जर्मन शू मेकर है और वो लंदन में सेटल हो गए हैं. एंड ही इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट. मतलब वो जो शू मेकिंग का काम करते हैं वो एकदम परफेक्शन के साथ करते हैं. नाउ हम ये स्टोरी रीड करके ये पता लगा सकते हैं कि वो अपने काम के प्रति कितने ज्यादा डिवोटेड थे. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. आई मतलब यहाँ जो ऑथर है वो अपने बारे में बता रहे कि मैं उन्हें अपने उस टाइम से जानता हूँ जब मैं बिल्कुल काफी यूथ में था, यंग था, काफी छोटा था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. क्योंकि वो मेरे फादर के बूट बनाया करते थे, तो मैं उनको उस समय से जानता हूँ. कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमारे फादर के साथ हम ऐसी जगह पे जाते हैं जो पापा का रिलेशन बहुत पहले से ही होता है और उसी जगह से पापा वॉच लेते हैं या कोई पर्टिकुलर चीज, या कोई गैरेज वाला होता है कि हमेशा अपना व्हीकल उसी से ठीक करवाते हैं, तो वो हमें भी रिलेशन पता चल जाता है. फिर हम जब बड़े होते हैं हम भी वही शॉप को या उसी इंसान को प्रेफर करते हैं अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए. He lived with his elder brother in his shop. वो अपने एल्डर ब्रदर के साथ शॉप में ही रहते थे, which was in a small by street in a fashionable part of London. वो एक्चुअल में एक बाय स्ट्रीट थी, मतलब स्ट्रीट के बाद एक सब स्ट्रीट होती है, दैट इज स्ट्रीट, एंड इट वाज एक फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के एक पॉश एरिया में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers. अब जो शॉप है वो कुछ स्पेसिफिकेशन शो करती थी कि शॉप के ऊपर सिर्फ ऐसा लिखा होता था कि गेस्लर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो ऑफ अ न्यू एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और जो विंडो थी ना, डिस्प्ले विंडो होती है, वहां पर कुछ पेयर्स ऑफ बूट्स होते थे, बाकी उस शॉप पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था. The shop had a certain quite distinct stand. He made only what was ordered. अब एक्चुअल में जो बहुत ही गुड क्वालिटी की चीजें बनाते हैं ना, तो वो बहुत अमाउंट में नहीं बनाते क्योंकि इट इज अ बिट एक्सपेंसिव ऑल्सो. सो वो क्या करते थे, उनको जो ऑर्डर मिलता था ना, सिर्फ वही बूट्स बनाया करते थे. Okay, he made only what was ordered and what he made never failed to fit.
और जो भी वो बनाते थे वो एक्सट्रीम क्वालिटी का होता था, मतलब कि फिटिंग भी बेस्ट होती थी और मटेरियल भी बेस्ट होता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्स टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। अब ऑथर है वो ये बता रहा है कि जो बूट्स वो बनाया करते थे वो उस समय भी और आज भी मुझे मिस्टीरियस, एकदम रहस्यमय लगते हैं और वंडरफुल लगते हैं कि उन्होंने एक बार बना दिए तो फाइनल फिटिंग भी बेस्ट है एकदम और सब कुछ एकदम बेस्ट होता था। आई रिमेम्बर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot, isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? एक दिन जब ऑथर खुद वहां पर गया और अपने पैर को बाहर निकालते हुए शो करा कि हाँ भाई इस साइज के शूज बनाने हैं, तो उन्होंने ऑथर ने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि isn't it awfully hard to do, कि ये बहुत हार्ड नहीं होता मिस्टर गेस्लर शूज बनाना? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it's in heart. मतलब अब वो जर्मन थे तो उस तरह की थोड़ी लैंग्वेज यूज करते थे, तो उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में बोला थोड़ा सा स्माइल करते हुए कि ये एक आर्ट है, ठीक है, और आर्ट जिसको उसमें इंटरेस्ट आ गया वही अपना काम परफेक्शन के साथ कर सकता है। ओके, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, His boots lasted terribly. अब वो इतने अच्छे और इतने परफेक्ट बूट बनाते थे कि उनके पास ऑफन तो जाना ही नहीं होता था, बहुत कम, जब बिल्कुल ही बहुत टाइम हो चुका है और उनके शूज बिल्कुल ओवर हो चुके हैं तभी सेकंड टाइम उनकी शॉप को विजिट करने का चांस मिलता था। ठीक है, अब जैसे कि हमने आज तक सारे चैप्टर्स में किया है कि हमने हर एक दो पैराग्राफ की एक दो लाइंस लिख ली ताकि हमें समरी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेम वे हम यहाँ पर फिर से कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमारे पास ये लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, मिस्टर गेस्लर lived in his shop. Mr. Gessler lived in his shop with his elder brother. Okay, then second point is, okay, which was in London, we can add then moving further okay, in second paragraph you can have Mr. Gessler, the shop has a sign board of Gessler Brothers. Fine. And one more thing we can add. What is that? Boots made by Mr. Gessler seem mysterious and wonderful to the author. Fine. Okay. Now it
was okay. Yes, I told you it was not possible. मतलब ये possible नहीं था कि उनकी शॉप को often visit करते रहे कि हाँ चलो 2-3 months हो गए, चलो फिर से न्यू शूज ले आए. क्यों? क्योंकि उनके शूज इतने परफेक्ट होते थे कि जल्दी से खराब नहीं होते थे. तो जब कोई चीज जल्दी से खराब नहीं हो रही है, उसकी नीड नहीं है, तो हम उस शॉप को ऑफन विजिट नहीं करते. ओके, यस. Having something beyond the temporary some essence of boots stitched into them. मतलब वो इतने स्पेशल होते थे कि उसमें कुछ स्पेशल होता था जिससे वो स्टिच करते थे उसको. One went in not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. अब वहां पर जाना ऐसा ही लगता था जैसे कि हम किसी चर्च में एंटर कर रहे हैं. एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक वुडन चेयर होती थी जिसके ऊपर बैठकर वेट करते थे. अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. जब भी उनकी शॉप पे कोई जाता था और वहां पर वुडन चेयर पे बैठ के उनकी वेट करता था, तो उनकी एंट्री कैसे होती थी? अजीब सी आवाज, कुछ हार्श आवाज आती थी और उनके स्लीपर्स की टिप टैप की आवाज आती थी, जो तब आती थी जब वो वुडन स्टेयर्स से, सीढ़ियों से नीचे उतरते थे और फिर वो किसी क्लाइंट के सामने खड़े हो जाते थे. कोट नहीं पहना होता था, थोड़े से झुके हुए, क्योंकि ओल्ड हो चुके हैं तो थोड़ी बेंट हो चुकी थी बैक. इन लेदर एप्रन, एप्रन जो था वो लेदर का था और स्लीव जो थी वो टर्न हुई हुई, ऊपर टर्न हुई हुई थी. और आईज को ब्लिंक करते हुए उनके फेस को देखकर, बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी अभी किसी नींद से जागे हों, किसी बूट्स की ड्रीम आ रही थी उनको और वो अभी जागे, क्योंकि वो बूट्स के लिए इतने डेडिकेटेड थे कि उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि उनको सपने भी बूट्स के ही आते होंगे. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्टर, और ऑथर फिर उनको क्या बोलता था कि हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्टर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स का एक जोड़ा बना देंगे. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the shop. बिना कुछ कहे वो मुझे छोड़कर चले जाते थे और जब वापस आते थे और into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair. मतलब मैं वहीं पर बैठा रहता था और उनका जो मतलब वहीं पर बैठे जो फर्नीचर या जो भी चीजें होती थी उसकी स्मेल मुझे आती थी. और फिर soon he would come back, और जल्दी ही वो कहीं से वापस आते थे, holding in his hand a piece of gold brown leather, और उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस होता था. With eyes fixed on it, he would remark. वो मुझे नहीं देखते थे, वो उस पीस को ही देखते हुए बोलते थे, what a beautiful piece, कि वो कितना अच्छा पीस है. When I too had admired it, he would speak again. और जब मैं भी उसकी तारीफ कर देता था उस पीस की, तब वो बोलते थे, When do you want them? कि तुम्हें ये कब चाहिए? And I would answer, और मैं बोलता था, Oh, as soon as you conveniently can. जितनी जल्दी आप आराम से मुझे करके दे सके, मुझे उतनी जल्दी दे दीजिए. And he would say, Tomorrow fortnight, next fortnight. Fortnight तो पता है ना आप लोगों को 14 days का टाइम होता है. And or if he were his elder brother, or if he were his elder brother, I'll ask my brother. और अगर उनके ब्रदर वहां होते थे तो वो बोलते थे कि मैं अपने ब्रदर से पूछकर बताऊंगा. ठीक है. सो अब हम और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ऑथर goes to the shop and Mr. Gessler's body language
shows as if he just now awakened from the dreams of boots. Okay, so this much we can have. The rest we'll discuss in the second part. Okay.